नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू का और लेते हैं पहला प्रश्न। शतरंज में दिए जाने वाले ग्रैंड मास्टर खिताब के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए किसी भी खिलाड़ी को 3 ग्रैंड मास्टर मानक हासिल करने होते हैं और 2500 अंक की रेटिंग पार करनी होती है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने दुनिया के नंबर 1 चेस मास्टर मैग्नस कार्लसन को 3 महीने में दूसरी बार करारी शिकस्त दी है। प्रज्ञानानंद की यह उपलब्धि काफी बड़ी है, खासकर ये देखते हुए कि वो विश्वनाथन आनंद और पी हरिकृष्णा के बाद सिर्फ तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने गत विश्व चैंपियन कार्लसन को हराया है। गौरतलब है कि प्रज्ञानानंद मात्र 12 साल 10 महीने और 13 दिन की उम्र में शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। यह शतरंज की दुनिया में दिया जाने वाला सर्वोच्च खिताब होता है। खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर का खिताब शतरंज की सर्वोच्च संस्था विश्व शतरंज महासंघ द्वारा दिया जाता है। विश्व शतरंज महासंघ, जिसे फ्रेंच भाषा में शॉर्ट रूप में फाइड भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसे 1999 में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी थी। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए किसी भी खिलाड़ी को 3 ग्रैंड मास्टर मानक हासिल करने होते हैं और 2500 अंक की रेटिंग पार करनी होती है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में एंथनी अल्बनीजी को निम्नलिखित में से कहां का प्रधानमंत्री चुना गया है? ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी रोमानिया, सी फिनलैंड अथवा डी स्वीडन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी एंथनी अल्बनीजी को ऑस्ट्रेलिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 23 मई को लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीजी को ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। दरअसल स्कॉट मॉरिसन की लिबरल पार्टी को मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी ने चुनाव में मात दे दी। इस तरह लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीजी ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बनाए गए। हालांकि लेबर पार्टी बहुमत के आंकड़ों से दूर है और ये छोटे दलों के सहयोग से ही सरकार बनाएगी। गौरतलब है कि पीएम के रूप में वे जापान में आयोजित होने वाले स्क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो चुके हैं और इधर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जापान पहुंच चुके हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जीएसटी परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन चुनना है? पहला, ये एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, परिषद की बैठक में केंद्र सरकार समेत सभी राज्य सरकारों के वोट का मान एक समान होता है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1 जुलाई 2017 को लागू जीएसटी व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग दरों पर लगाए जाने वाले तमाम करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की गई है। जीएसटी परिषद के बारे में आपको बताएं तो ये जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279A क्लास 1 में जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है। सभी 28 राज्य और 3 संघ शासित क्षेत्रों, जिसमें दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर शामिल हैं, इनके वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान के 75% भारित बहुमत, यानी 3/4 बहुमत होने के बाद ही लिया जाता है। आपको बता दें कि भारित बहुमत के तहत केंद्र सरकार का मान 1/3 वोट माना जाता है, जबकि सभी राज्य सरकारों का एक साथ मिलकर कुल मान 2/3 वोट माना जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अक्सर समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहने वाला नाटो के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन
असत्य है। इसमें आपको गलत कथन चुनना है। ऑप्शंस हैं ए, नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। बी, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। सी, इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसल्स में है। अथवा ऑप्शन डी, मौजूदा वक्त में इसके 40 सदस्य देश हैं, जिनमें 38 यूरोपीय और 2 उत्तर अमेरिकी देश हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल होने के लिए अपना आवेदन पेश किया। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका 2 सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे, जो दुनिया पर अपना अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। यूरोप में सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए यूरोपीय देशों और अमेरिका ने मिलकर एक सैन्य गठबंधन बनाया था, जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसल्स में है। इसके स्थापना के समय अमेरिका समेत 12 देश इसके सदस्य थे। मौजूदा वक्त में इसके 30 सदस्य देश हैं, जिनमें 28 यूरोपीय और 2 उत्तर अमेरिकी देश हैं। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नाटो देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है। इसने अपना एक चार्टर यानी नियमावली भी बना रखा है, जिसके मुताबिक ये ऑपरेट करता है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। जैव विविधता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, साल 2021 से 2030 की अवधि को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया है। विकल्प हैं ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, अथवा डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2022 के लिए इसकी थीम सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, अंग्रेजी में कहें तो बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए साल 1993 में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया था। साल 2011 से 2020 की अवधि को UNGA द्वारा संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया था, इसीलिए दूसरा कथन गलत है। खैर, इसका उद्देश्य जैव विविधता पर एक रणनीतिक योजना के क्रियान्वयन को बढ़ावा देना और प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने के समग्र दृष्टि को बढ़ावा देना था। उसके बाद साल 2021 से 2030 तक के अवधि को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान दशक और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में घोषित किया गया। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।